पार्ट 1, ठीक है, क्लास 6 का हिस्ट्री। तो इसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है हमारा आरंभिक नगर। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पहले हम पढ़ लिए हैं आखिर तक खाद्य संग्राहक से फसल उत्पादक तक कि वो लोग कैसे फसल उत्पादन करने लगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में, कि आखिर वो लोग जब सब कुछ से सीख गए थे, भोजन उसे मिलने लगा था, तो अब वो एक जगह रहना सीखेंगे। मतलब अब आरंभिक नगर के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, आरंभिक नगर कहता है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे वो, क्योंकि वो खंडहर टाइप का था, ठीक है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला होता है वो घर बनाने का जो प्रक्रिया, जिस तरीके से वो घर बना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तुकला बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतना सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी क्या होता है? लकड़ी पे जो डिजाइन काटा रहता है ना, ऐसे करके बनाया रहता है ना, उसको कुरेद कुरेद के, तो उसे नक्काशी काटना बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहीं आप लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी काटी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर के लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। उसको बच्चा है तो ये खेल रहा था, उसको देखा कि आखिर ये पुराना खंडहर से किसी को इतना ज़्यादा लगाव हो कैसे सकता है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। हड़प्पा की कहानी एक जो है बहुत हमारी जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे सबसे पुराना जो शहर मिलता था, जो पहला शहर, वो हड़प्पा ही था, ठीक है। और इस वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब अभी हम पढ़ेंगे किसकी कहानी? हड़प्पा की कहानी, ठीक है। यह एक शहर था, ऐसा हम बोलते हैं पुराने समय यह एक शहर था। तो ठीक है, तो ये हड़प्पा की कहानी अभी हम पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। सबसे पहले 150 साल, लगभग आज से कितना साल पहले? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। तो कहता है, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। पुरास्थल का अर्थ क्या हुआ? कि वहाँ पे क्या मिलने लगा? पुराने घर का अवशेष मिलने लगा, बर्तन मिलने लगे, ठीक है। तो पुरास्थल ये होता है। तो जो हम कल के चैप्टर में हम पुराना जो पढ़े थे, चैप्टर 2, उसमें हम पढ़ लिए, ठीक है। तो इन अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पे? आधुनिक ये हड़प्पा पुरास्थल जहाँ मिला था, ये कहाँ है अभी वर्तमान में? आधुनिक पाकिस्तान, मतलब अभी जहाँ पाकिस्तान है ना, वहीं पे मिला था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन ने बिछाई। अब देखो क्या था कि वहाँ जब पुराना खंडर मिला ना, तो वो उसे कोड़ कोड़ के वहाँ से क्या ईंटा बाहर निकालने लगा। और जब ईंटा बाहर निकाला तो वहाँ एक्चुअली वो पुराना क्या है, शहर का पुराना घर का अवशेष है वहाँ पे। तो वहाँ से क्या हुआ, हजारों ईंटें उन्हें निकाल लिए और क्या बिछा दिए उस पर? रेलवे लाइन बिछाने में उसका काम में लगा लिए उसको, ठीक है। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। वो उसको पहले पता नहीं था कि ये कोई सभ्यता है, ठीक है। उसे इस बारे में कोई ख्याल नहीं आया। तो वो क्या किया, जस्ट लगातार उसका कोड़ाई खोद खोद के वहाँ से ईंटा निकालते रहे। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे घर उसके क्या हो गए, बर्बाद हो गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। मतलब अभी से, मतलब देखो 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछी, वहीं से ईंटा मिलना शुरू हो गया। लेकिन 80 साल पहले, महज कितने साल पहले? 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, मतलब जो पुरातत्व चीज को खोजते हैं, उन्होंने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी शहर में से एक है, शहरों में से एक है। तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कितना साल पहले इस बात का पता चला? हाँ, और उससे तब उसे क्या लगा, सबसे पुराना शहर है ये, ठीक है। उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले
इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा स्थल के इमारतें कहा गया। उसे क्या कहा गया? देखो सबसे पहले क्या मिला? हड़प्पा मिला, ठीक है। तो हड़प्पा नामक स्थल मिला। जब सबसे पहले ये नगर मिल गया तो इसके बाद जितनी भी नगरें खोजी गई तो उसका नाम क्या, हम उसको क्या कहने लग गए कि ये हड़प्पा स्थल की इमारतें हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि उसका देखो उस समय में लोग उसे क्या बुलाता था ये नहीं पता, पर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो पहला जो पूरा स्थल मिला था कहाँ मिला था? हड़प्पा नामक जगह पे। तो इसी के नाम से हम क्या किए, उस सब समय का जितना भी घर अब मिलता है हम क्या कहते हैं, ये हड़प्पा का पूरा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का कोई इमारत है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हम पहले पढ़े थे चैप्टर 1 में कि सबसे पहले 4700 साल पहले कहाँ बसी थी, कौन सी नदी के किनारे बसी थी बस्तियाँ? सिंधु नदी के, सिंधु के तट पे बसी थी और उसकी सहायक नदियों के तट पे थी पहली सबसे पहली सभ्यता, ठीक है। तो अब देखो पहला हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं और 4700 साल पहले इसका हुआ था खोज। अब नेक्स्ट, पराया पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखो हम लोग जब भी पुराने समय, अभी जो हमारे घर पुराने हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा पुराना जो घर रहता है, मतलब मान लो आज से 200 साल 100 साल पहले की जो है, उसे हम तोड़ के क्या करते हैं, नया बना लेते हैं। तो पर देखो कुछ चीज़ें जिसकी की नक्काशी, जिसकी वास्तुकला एकदम बहुत उच्च शैली का हो, तो उसे सहेज के रखना चाहिए। बाद बाकी जो है ऐसे नॉर्मल तो उसे तो तोड़ के हटा ही देते हैं, उसके नया कर ही लेते हैं हम उसे। तब देखो अब यहाँ पे ये नगर, तो यहाँ पे जो कुछ नगरें हैं हड़प्पा सभ्यता की, अभी इसके कुछ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है इसके बारे में। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, अभी जो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे ना, वो जो सिंधु सभ्यता है खासकर कहाँ मिलेगा हमें? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में। पंजाब और सिंध प्रांत, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य हम बोलते हैं ना, पंजाब पाकिस्तान में अभी भी उसे क्या बोलता है? प्रांत ही बोला जाता है, ठीक है। प्रांत। और भारत के कहाँ पे? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। ये सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, क्या क्या मिले हैं? मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। क्या की गई है? काले रंग से चित्र बने थे। पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरे मिले हैं, मनके तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब चीज़ें मिली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पत्थर के बाट तो समझते हो, जो नापने का चीज़ होता है ना, एक बाट, बटखारा, वो मिला है, ठीक है। और मुहरे मिली हैं, वो कॉइन जैसा बना हुआ, ठीक है। तो और मनके मिली हैं, और मनके वो मोती जैसे कुछ मतलब पहनने के काम आते होंगे, आते थे। तो मनके मिले हैं, तंबे के उपकरण, तंबे के बने कुछ सामान मिले हैं, और पत्थर के लंबे ब्लेड जैसे चीज़, ठीक है। अब देखो इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो क्या ध्यान रखना है कि इस हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें थी उसे कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में, या उससे किसी किसी को उससे ज़्यादा भी हिस्सों में विभाजित था। मतलब देखो जैसे बड़ा शहर है ना, उसमें क्या होगा, 2 हिस्सा में होगा वो शहर। मतलब हो सकता है कि एक तरफ क्या रहता हो, बड़े लोग रहते होंगे जो उस समय के बड़े लोग होंगे, और एक तरफ छोटे लोग रहते होंगे जो कि मतलब मान लो व्यापारी नहीं है, जो आम लोग है जो कृषि करता है वो नीचे रहता होगा, जो व्यापारी लोग बड़े बड़े लोग होते होंगे वो दूसरी तरफ में रहते होंगे, ठीक है। तो ये सब बात है। तो नगर को किस भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, और किसी किसी को इससे ज़्यादा विभाग में बांटा गया, मतलब 3 विभाग में बांटा गया होगा। अब नगर कैसे बांटने का अर्थ समझ में आ गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिमी भाग कैसा था? मतलब 2 भाग में बटा हुआ था। कैसे कैसे? पश्चिमी और पूर्वी, इसलिए तो कहा गया है कि पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। कैसा था? छोटा था पर ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा, देखो पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग क्या, देखो ऊंचाई वाले जो भाग थे, मतलब ऊंचाई वाला भाग का मतलब कौन सा बात कर रहा है? पश्चिमी हिस्सा का, ठीक है। पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। निचले हिस्से को क्या कहा है? निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। 4 दीवारियां मतलब घेराबंदी करने के लिए जो बनाते हैं ना,
किला टाइप, वो चार दीवारियाँ हैं, ठीक है, पक्की ईंटों से बनाई गई है, ठीक है। और इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही, ठीक है। आज तक हजारों साल बीत जाने के बावजूद अभी भी क्या है, उसका जो दीवार है खड़ा है, मतलब ईंटा क्या था, अच्छी तरह से पकाया गया था, ठीक है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब खूब मजबूत रहे, वो अच्छे से लगाते थे ईंट को, मतलब इस तरह से कि दीवार कैसी रहे, बहुत मजबूत रहे। तो लेकिन देखो यहाँ पे याद रखने का चीज़ क्या क्या है कि पश्चिमी भाग जो था इसका क्या था, छोटा था पर ऊंचाई में बना था। देखो उस समय बाढ़ आने का एक अच्छा सिस्टम खतरा था कि बाढ़ आता रहता था, क्योंकि ये सारी सभ्यताएं क्या थी, नदी के साइड में बसी हुई थी, तो बाढ़ आने का खतरा रहेगा। और देखो जो बड़े लोग रहेंगे किधर रहेंगे, ऊंची वाले हिस्से में, और जो छोटे लोग हैं वो नीचे तरफ में रहेंगे कि बाढ़ भी आएगा तो कोई नहीं, वो झेल लेंगे। पर लेकिन बड़े लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और क्या है कि बड़े लोग मतलब कहाँ रहते हैं उनके पश्चिमी साइड में, क्योंकि पश्चिमी भाग का जो छोटा था, पश्चिमी भाग का जो किला था वो क्या था, पश्चिमी भाग का जो हिस्सा था वो छोटा था लेकिन ऊंचा पे बना हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या बोले थे, ये इन्होंने क्या बोला है, पुरातत्वविदों ने उसे नगर दुर्ग कहा, क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है, ठीक है। ये पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन इसे क्या गया, ऊंचाई पे बना हुआ था, और इसे क्या बोला गया है, नगर दुर्ग बोला गया है, ठीक है। और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा है लेकिन निचले, एक बात, अमीर लोग कम ही होंगे और जो जो छोटे लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, खेती बाड़ी करने वाले लोग। तो ये क्या है कि जो नीचे वाले हिस्से थे वहाँ कौन रहते थे, छोटे लोग रहते थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पश्चिमी साइड में कौन रहते थे, बड़े लोग, पूर्वी साइड में कौन रहते थे, छोटे लोग रहते थे। तो ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ कैसी की गई थी, पक्की ईंटों की गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि ये सब तो पर बता दिए, ये समझ आ गया, दीवारें खूब मजबूत होती थी, अच्छी तरह से चिनाई किया जाता था ईंटों का। अब उसके बाद कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जो नगर दुर्ग मतलब कौन सा हिस्सा की बात कर रहा है, पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम नगर दुर्ग पश्चिमी हिस्सा को कहते हैं ना, हाँ पश्चिमी वाला जो था, मतलब जिधर बड़े लोग रहते होंगे, तो नगर दुर्ग वो उसमें क्या थी, कुछ खास इमारतें थी, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने कहा क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। देखो तालाब जो है वो जैसे कि अभी बनाते हैं पौंड जो होता है ना, तालाब नहाने वाला, तो ठीक है, वो स्नानागार मिला है। ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो अब बोलेंगे मोहनजोदड़ो क्या है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का मिला हुआ एक शहर है। क्या है, एक शहर है। कहाँ पे मिला है, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन यहाँ देखो इसके बारे में समझ लो। देखो एक्चुअली हड़प्पा ये क्या है, हड़प्पा है। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे दिख रहा है तुम्हें, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और ये जो था हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो है ये कौन सा नदी है, सिंधु नदी। ये कौन सी है, और ये सब जो है चिनाब, झेलम, रावी, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे हम जब देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और ये सिंधु जो है किसके किनारे है, मतलब सिंधु किनारे। यहाँ पे मोहनजोदड़ो हमें दिख रहा है, और चन्हुदड़ो, ये सब स्थल है, ये सब क्या है, पूरा स्थल है। ये सब मतलब हड़प्पा सभ्यता के ही शहरें थी ये सब, ठीक है। एक सभ्यता बहुत इसे विस्तार होता है, अभी भी जो हम लोग अभी हम जो सभ्यता में जी रहे हैं ये बहुत उन्नत हो चुकी है ये सभ्यता, पर ये भी क्या है, एक सभ्यता है, ठीक है। तो वो क्या थी, वो सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता, अभी तो हमें पता है कि बस यहाँ फैली हुई थी इतना दूर में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसी तरह से हम देखेंगे सुतकागेंडोर भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सुतकाकोह है, ठीक है। ये सब हम देख रहे हैं। और उसके बाद राखी गढ़ी देख लो यहाँ पे है, कालीबंगा यहाँ पे है, ये सब। नदी सिंधु नदी का सहायक नदी हुआ की? कौन, हाँ हड़प्पा इसका मतलब, हड़प्पा नदी नहीं है, हड़प्पा पूरा स्थल है जो कि रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रावी जो कि सिंधु का सहायक है, लेकिन रावी नदी के तट पे कौन सा जगह है, हड़प्पा नामक स्थल है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस नदी किनारे है, सिंधु नदी। तो चन्हुदड़ो भी कहाँ है, सिंधु नदी के। तो ये सब क्या समझे कि ये सब स्थल है। अब रुको, अब यहाँ देखो पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। कहाँ मिला है महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, महान स्नानागार मिला है। इस तालाब को बनवाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। क्या क्या सब चीज़ यूज़ किया गया है इसमें, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल करके बनाया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परतें
चढ़ाई गई है ताकि पानी ना निकले। इसके लिए क्या किया गया है, ये सब क्वेश्चंस पूछ लेता है कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए किस चीज़ का परत चढ़ाया गया था, चारकोल का। ठीक है, रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। कितने, दो तरफ से क्या थी, दो तरफ से उतरने के, मतलब वहाँ जो तालाब है उसके अंदर जाने के लिए क्या थी, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्या थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, पानी कुआं से निकाल के उस तालाब में भरा जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मतलब उसमें क्या होगा, पानी निकालने का प्रॉपर तरीका भी होगा। ठीक है, नीचे में होगा कि ऐसे रखा होगा, फिर उसके बाद नाली बना होगा, उसको हटा देता होगा, पानी बह जाता होगा सारा है। तो यही है कि निकालने के लिए इसे यूज जब कर लेते थे पानी का, फिर उसको क्या करते थे, पानी निकाल देते थे बाहर, निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मतलब हो सकते हैं कुछ जो खास लोग होते होंगे ना, वो क्या करते होंगे, अब कुछ खास अवसर पे, लाइक मान लो पूजा हो जाएगा, कोई समय हो गया, उस समय पे क्या करते होंगे, स्नान किया करते होंगे। ठीक है, अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं हमें, अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या किया जाता होगा, कुंड मिला, अग्निकुंड मिलने का अर्थ क्या है, हो सकता है यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। देखो भंडारगृह कहाँ कहाँ मिला है हमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें क्या मिला है, बड़े बड़े भंडारगृह। भंडारगृह क्या, हम लोग कल सीखे थे, भंडारण करता था लोग, क्या किस चीज़ का, अनाज का क्या किया करते थे, भंडारण किया करते थे। जब भंडारण किया करते थे, इसका मतलब क्या है कि बड़े भंडारगृह था, मतलब वो लोग अनाज को क्या करते थे, रखते थे, ताकि जिस समय में मान लो कुछ घटी हो जाए उस समय उसे इस्तेमाल कर सके, या फिर जिस समय में अभी मान लो कभी धान का खेती होगा, या फिर कभी मक्का का, कभी गेहूं का खेती होगा, तो उस धान को क्या करता होगा, रख लेता होगा, ताकि हम गेहूं के समय समय भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, क्योंकि उस अभी तो धान नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए मतलब भंडार गृह भी मिले। कहाँ कहाँ से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा और लोथल से। ठीक है, और स्नानागार कहाँ से मिला था हमें, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये देखो यही है वहाँ का स्नानागार का एक फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो तरफ से सीढ़ी है उतरने के लिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ से सीढ़ी हो गया नीचे उतरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके साइड साइड में घर बने हुए थे। ठीक है, इसके साइड साइड क्या थे, घर बने हुए थे। यहाँ पे इसके ईंटें ऊपर से लगता है निकाल दिया होगा, मतलब खुदाई के दौरान ये कुछ, पर यह घर था चारों से। ठीक है, पर दोनों तरफ से उतरने का सिस्टम था। ठीक, तो ठीक है, इतना ये समझ में आ गया। स्नानागार दिख गया, कहाँ पे है ये, मोहनजोदड़ो का है। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा के नगर में ईंट की चिनाई, यहाँ देखो ईंट कैसे, मतलब था, किस हिसाब से जोड़ा गया था, यहाँ पे देख सकते हो। ईंट देखो कैसा ये करके इस्तेमाल किया गया है ना, एकदम सही तरीका से। तो इसीलिए बहुत स्ट्रांग दीवार बनाया करता था ये लोग। और भवन, नाले और सड़कें। अब हम हड़प्पा सभ्यता की भवन के बारे में, मतलब बड़े बड़े जो घर होंगे वो नाले और सड़कों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था सिस्टम वहाँ पे। ठीक है, इस नगरों में घर आम तौर पर एक या दो मंजिले के होते थे। कैसे होते थे, एक या दो मंजिले के घर हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन के चारों तरफ में कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, एक अलग से स्नान घर होता था। ठीक है, और कुछ घर में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। क्या कुएं सब घर में हुआ करते थे, नहीं, लेकिन स्नान घर सब घर में हुआ, सब भी घर में हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो कई नगरों में ढके हुए नाले, मतलब नाला जो रहता है ना, मतलब ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि पता चले वो लोग कितने उन्नत हो चुके थे उस समय के लोग। आज से 4700 साल पहले का बात है, लेकिन यहाँ पे इसलिए इसे पढ़ाया जाता था कि ये पता चले कि उस समय के लोग कितने समृद्ध हो चुके थे, कितने समझने लगे थे, कि नाला जो होता है उसको कैसा होना चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में नाला बनाया था, सीधा लाइन में नाला भी बनाए थे सावधानी पूर्वक। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है, मतलब पूरा नॉलेज का भी सही तरह से इस्तेमाल किया गया था।
अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घर में जो नाली हुआ करता था जैसे अभी का समय है ना, बिल्कुल ऐसा ही, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने का कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे। मैन होल क्या होता है, जिसमें कि नाला के अंदर इधर से अंदर जाके उसको साफ किया जा सके, मैन होल भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो मैन होल भी बनाए जाते थे। ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। सब कुछ घर सब जो है ये सब कैसे, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। ये सब ध्यान रखना, ठीक है, कि वहाँ पे मतलब एक समय देखो हम लोग क्या पहले पहला चैप्टर में हम क्या देखे थे, मतलब हम जो दूसरा चैप्टर देख रहे थे उसमें क्या देखे, लोग पहले कैसे थे, शिकार करते थे और सामान को क्या करते थे, ढूंढ के लाते थे, फिर उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो उत्पादन नहीं जानते थे, पर वो उत्पादन सीखने में उसे बहुत समय लग गया। 20 लाख से लोग 12,000 साल तक पहले आ चुके हैं। 20 लाख साल पहले का आदमी थे वो लोग, और हम क्या देखते हैं कि 12,000 साल, जब हमसे आज से 12,000 साल पहले, तब उसमें कुछ उन्नति हुआ। पर देखो ये 4700 साल पहले का बात है कि ये लोग कितना ज़्यादा समृद्ध हो चुके थे। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्यायों में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। देखो पिछले समय के जो घर थे, पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा, वो क्या हम देखे थे कि लोग क्या करते थे, गुफा में रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कितने अच्छे तरीके से एकदम सही तरह से एकदम ईंटें को अच्छे से चिनाई करके, मजबूत दीवारें बना के, अच्छे से बस्तियों को सब कुछ करके रहते थे लोग, है ना। वहाँ पे बारिश और ये से बचने के लिए एक का हम लोग पढ़े थे क्या, गड्ढा घर, गर्तावास, जो कि कहाँ मिला था, मे 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 मेहरगढ़ में। वो मेहरगढ़ मेहरगढ़ में वो नहीं मिला था। मेहरगढ़ होते हैं। तो देखो तो तुम याद कर लेना ये सब, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, ठीक है, और बोलता है कोई दो अंतर बताओ, ठीक। तो और इसके बाद अब आगे देखो, नगरीय जीवन। अब नगरीय जीवन के बारे में अगर हम बात करें, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं कि हड़प्पा के जो नगर होंगे वहाँ बड़ी हलचल रहा करती होंगी, क्योंकि इतना उन्नत है ये। इसका मतलब क्या है, वहाँ के लोग या फिर बिजनेस या फिर जो भी करते होंगे, व्यापार जो भी करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, जो भी करते थे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा रहते होंगे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कि कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। देखो अगर लिपिक क्या होता है, लिपिक शब्द यहाँ पे हमें मिला है जो कि इंपॉर्टेंट है। लिपिक क्या होता है कि जो क्या करते हैं, मुहरों पे कुछ लिखते थे। अब देखो मुहर पे, जैसे कि हम देखे थे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ना, कुछ मुहरें जिस पे कुछ डिजाइन बनाया गया था। तो इसका मतलब क्या था, उसे लिखने वाले कुछ लोग होंगे, उसे ही क्या कहते हैं, लिपिक कहते हैं। और अगर सिक्का पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं और भी लिखते होंगे वो लोग, लाइक लकड़ी पे लिखते होंगे या फिर कुछ दीवार पे लिखते होंगे, जो कि अब नहीं, अभी नहीं बच पाए हैं, मतलब क्योंकि ये पूरा था तो वह ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला गया है, तो हो सकता है वो चीज़ें नष्ट हो गई अब। तो लिपिक सब समझ में आ गया। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। क्या करते थे, लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, और साथ में जब वहाँ से आते थे वहाँ की किस्से कहानियाँ भी अपने साथ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते हैं, जैसे जिनसे क्या कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो किसके खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बने कई खिलौने मिले हैं। अब भी देखो यहाँ एक दिखाया गया हमें एक चित्र, ये पहले देख लो एक बार, उसके बाद नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ देखो ईंटों से बनाया गया, उसका क्या दिखाया, नाला व्यवस्था को दिखाया गया, ठीक है, और यहाँ पे कुआं दिखाया गया है। ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया गया है, ठीक है। हड़प्पा और बाईं ओर जो है वो क्या है, हड़प्पा की मुहर। यहाँ देखो ये है ना हड़प्पा, यहाँ पे देखो एक सिंग वाला एक कोई जानवर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा का एक ये मुहर है।
इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। यहाँ जो कुछ लिखा गया है ना ऊपर में चित्र, ये पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। ये देखो ये है ना आद्य ऐतिहासिक काल का चीज़ है, मतलब जिस समय का कुछ लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पाते हैं ना, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे देखो कि ये चीज़ें जो लिखी हुई है ये कोई अदर एक भाषा में लिखा हुआ है जो कि हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसे क्या किए हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन या प्राचीनतम लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। तो देखो अभी जो हमारा उपमहाद्वीप में जो लेखन का तरीका है, तो इसमें से सबसे प्राचीनतम लेखन का पद्धति का कौन से काल का है? हड़प्पा काल का, ठीक है। लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर जो दिखाया गया है ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, पकाई हुई मिट्टी के जो खिलौने थे ना, वो खिलौने बनाए गए यहाँ दिखाए गए हैं। और यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो यहाँ दिखाया गया है ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं पत्थर के बाट। क्या है ये? बाट, मतलब जो बटखारा होता है ना, कुछ नापने के लिए जो चीज़ को प्रयोग करेंगे, वही मापने के लिए इस चीज़ का प्रयोग, तो ये प्रयोग किया जाता था। लाइक मान लो कोई क्या कहते हैं 16 kg का, कोई 32 kg का, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो इस अध्याय में उपयुक्त तरीके और इन बाटों को बनाया गया है। क्या इस अध्याय में, ये ठीक से मेरे को ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसे बड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। क्या क्या है? बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से इस बाटों को क्या किया है? बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। किस पत्थर से बनाया गया है? चर्ट नामक पत्थर से। यह ध्यान रखना कि इसके जो बाट थे किस चीज़ के पत्थर से बने थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। किसको, क्या चीज़ तौलने के लिए? बहुमूल्य पत्थर या फिर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कर्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। किस पत्थर से? एक सेकेंड, यहाँ देखो, यहाँ है ना मनके हैं ये सब, ठीक है। ये सब जो है ये मनके हैं, ठीक है। ये कौन से पत्थर से बनाए गए हैं? कर्निलियन नामक पत्थर से। जो मनके थे किस पत्थर से बनाए गए थे? कर्निलियन नामक पत्थर से। ये सब ध्यान रखना होता है, ठीक है। बाट चर्ट नामक पत्थर से, मनके कर्निलियन पत्थर से। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। पहले काटा जाता था, फिर उसको तराशा जाता था ठीक से, फिर उसके बनाए थे मनके। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है। मध्य में दाएं, अब देख लो ये मध्य में दाएं कौन सा इमेज है? यहाँ देखो मध्य में दाएं, ये वाला दिख रहे हो, ये इमेज। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये ब्लेड होता है ना, ये धारदार ब्लेड, पत्थर के धारदार फलक है, ठीक है। नीचे दाएं, नीचे में देखो दाएं की तरफ, यहाँ देखो ये है ना, ये इसको देख लो, नीचे में दाएं। ये देखो क्या है? कढ़ाईदार वस्त्र। यहाँ पे देखो कोई वस्त्र यहाँ पे दिखाया गया है इस मूर्ति में। ये जो प्रतिमा में क्या क्या कढ़ाई किया गया वस्त्र को हम देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है ये? पत्थर से बनी मूर्ति है ये, जहाँ पे कढ़ाई किया गया वस्त्र में दिखाया गया है। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। तो यहाँ पे याद रखने के लिए क्या मिला, क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, कि जो है कि पत्थर से बनी हुई किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का मूर्ति कहाँ से मिला है हमें? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखो नगर और नए शिल्प। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नगर और आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। किन चीज़ों से बनाई गई है? पत्थर के बने हुए मिले हैं, शंख के, तांबे के, कांसे के, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से
औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से खासकर क्या क्या बनता था? औजार, हथियार और बर्तन। गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनते थे खासकर? गहने और बर्तन। ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। उसके जो मनके हैं ना, मतलब जो पहने के अभी हम यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे, और बाट और फलक, ये तीन सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसके मुहर मतलब वो जो कॉइन, जो सिक्का इस्तेमाल करते थे ना वो लोग, वो किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हम लोग पहले देख चुके थे, यहाँ पे बोल रहा है पेज नंबर 27 पे आप लोग देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या दिखाता है हमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये मुहरें किसकी बनाते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे। इसका आकार कैसा होता था? आयताकार। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलता था। खासकर खासकर किसका चित्र मिलता है हमें? जानवर का। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके? काले रंग के काले रंग से डिजाइन किया हुआ खूबसूरत काली मिट्टी के बर्तन। तो इसके बर्तन कैसे थे? लाल मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते थे। उस पर कलर जो चित्रकारी करता था कौन सा कलर से? काला कलर से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग के बर्तन कैसे हुआ करते थे? लाल मिट्टी के बने होते थे और काले रंग से उस पर चित्रकारी की होती थी, ठीक है। और जो इसके सिक्के हुआ करते थे, मतलब इसके जो मुहरे हुआ करते थे, इसका आकार क्या था? आयताकार था, ठीक है। और वो क्या थे? जानवरों के चित्र उस पर ज़्यादातर मिलता है। और देखो संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसा हम लोग को लगता है, कुछ ऐसा चीज़ मिला है जिससे पता चलता है कि 700 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। देखो अब कहाँ से? मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है हमें? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। कपड़े के टुकड़ों का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिलते हैं, ठीक है। ये क्या था कि चांदी का एक फूलदान था और उसका जो ढक्कन है चांदी का फूलदान का, उसमें और कुछ अन्य जो तांबा की चीज़ें हैं उससे चिपका हुआ क्या मिला है हमें? कपड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये मतलब बहुत मुश्किल से बच गया होगा, क्योंकि कपड़ा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना, तो नहीं मिलने की संभावना होता है, पर हमें मिला है। कहाँ मिला है कपड़े का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ध्यान में रखना है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और मेहरगढ़ में कपास की खेती आज से 700 साल पहले कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। किससे बनी हुई थी? पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती है। तकलियाँ क्या होता है? वो देखते हो उसमें जिसमें रस्सी बनाया जाता है ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, उसे बोलते हैं तकलियाँ, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मिट्टी और किसके बने हुए थे? फ्यांस के बने हुए थे तकलियाँ, ठीक है। ये सूत कताई का संकेत देती है। मतलब क्या होता है कि उसमें सूत उस समय धागा तैयार किया जाता होगा, इस बात का संकेत हमें प्राप्त होता है इन चीज़ों से। अब देखो इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। मतलब सारे पे कुछ ऐसे नक्काशी वगैरह मिलता है जिससे हमें क्या पता चलता है? नक्काशी मतलब कुछ कलाकारी किया हुआ मिलता है इन सारी चीज़ों पे, जिससे पता चलता है कि इसे कौन बनाते होंगे? कुछ विशेषज्ञ लोग बनाते होंगे जो इस चीज़ों के प्रॉपर जानकार होते होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। जिसे को अभी हम फैंस के बने तकलियाँ की बात की, वो सब चीज़ किससे बनाया? कौन बनाया था? विशेषज्ञ लोग बनाए थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब जो अच्छे तरह से सीख चुके हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना, मतलब वो सब जो होता है ना, मुहर पे कोई डिजाइन वगैरह बनाया होता है, ये सब चीज़ें बनाना आदि, ये सब क्या कौन कौन करते हैं? विशेषज्ञ कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब किसी काम को करने के लिए प्रॉपर जो है प्रशिक्षण लिए थे, ठीक है। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। हम जो देखे थे कि वो जो यहाँ पे मूर्ति हमें दिखाया गया था कि ये कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, ठीक है। तो इसे देख के क्या लगता है? कोई विशेषज्ञ हैं इसे प्रॉपर बनाया था, ठीक है।
बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो बनाते होंगे, जो जान समझ गए होंगे इसे, वही बना सकते हैं ऐसी चीज़। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम को में दक्ष थे। ठीक है, ये बात का कोई क्लियर नहीं है कि कौन करता था, पुरुष या कौन महिला करते थे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि कुछ पुरुष कुछ महिला, काहे कि जो काम कोई कहीं पे भी चल रहा होता है तो दोनों ही सीखते हैं। इसमें महिला पुरुष का क्या बात है। अब देखो यहाँ पे, या फ्यांस, जिसकी वहाँ पे हम पढ़े थे ना, कतलियाँ बनी हुआ करती थी, जो सूत बनाने का जो यंत्र होता है, वो उपकरण वो बना हुआ था। तो वही हम देखेंगे अभी कि वो फ्यांस जो था उसमें ये क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख कैसे पाए जाते हैं? प्राकृतिक तौर पे पाए जाने का अर्थ ये है, प्राकृतिक में पाए जाने का अर्थ क्या होता है कि ये चीज़ों को हम अपने कुछ मिला के नहीं बनाते, ये हमें गॉड गिफ्टेड है, भगवान हमें ये चीज़ें दिया है। ठीक है, पत्थर और शंख। लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फ्यांस को कैसे किया जाता है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से का अर्थ क्या हुआ कि खुद से हम बनाते हैं उसको किसी तरह से। ठीक है, तैयार किया जाता है, मतलब फैंस को हम बनाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या फिर एक पत्थर है, स्फटिक पत्थर के इसको जो चूर्ण है ना, इसके चूर्ण बना के, पाउडर बना के को इसको क्या कहते हैं, गोंद में मिलाकर उसकी वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। नीले होते थे या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फ्यांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे पत्थर बनाए जाते थे। ठीक, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या बनाए जाते थे? फ्यांस का इस्तेमाल किस में करते थे? मनके, चूड़ियाँ, बाले या फिर छोटे बर्तन बनाने के लिए फ्यांस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कच्चे माल की खोज। हम क्या देखेंगे? कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल समझ में आ गया क्या होता है? कच्चा माल वो होता है जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी या फिर धातु के अयस्क। धातु नहीं, जैसे देखो, धातु का अयस्क क्या होता है? जिसे कहीं खुदाई किए, वहाँ से मान लो हमें क्या होता है कि मिला लोहा, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लोहा हम इस्तेमाल करते हैं ये मिलेगा। वहाँ मिलेगा कुछ ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा पाया जाता है अधिकतर मात्रा में, पर वो उसमें कुछ और कचरा भी मिला होगा। ठीक है, उसे हम लाएंगे, उसको शुद्धिकरण का प्रक्रिया उसमें करेंगे पूरा, उसके बाद उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लोहा प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया लोहा कैसे अयस्क क्या होता है? अयस्क वो चीज़ें होती है जिससे धातु को निकालते हैं। ठीक है, तो हर धातु का अपना अलग अलग अयस्क होता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से मिलता है। लकड़ी कहें या फिर धातु के अयस्क कहें, तो ये सब धातु के अयस्क है नहीं, धातु के अयस्क होते हैं। ठीक है, धातु कच्चा माल नहीं है, उसका अयस्क कच्चा माल होता है। ठीक है, कच्चे माल है। उनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। अब उनसे सही बात है, लोहा ही मान लो, उससे कितनी सारी तरह की चीज़ें बनाते हैं हम। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास को क्या कहेंगे हम? कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। कताई बुनाई का अर्थ क्या हो गया? उसका मतलब पहले सूत बनाएंगे, फिर उसको बुन बुन के क्या करेंगे? कपड़ा तैयार करेंगे। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। देखो, कई सारी चीज़ तो हड़प्पा के लोग उसको वहीं पे मिल जाता था, वहाँ पे वो उपजा लेते थे, या फिर उसको प्राकृतिक तौर पे मिल जाता था, या फिर मिला के किसी तरह से बना लेते थे। पर कुछ चीज़ें जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, इसका क्या करते थे? वो दूर दूर से आयात करवाते थे, आयात करते थे। आयात करने का मतलब क्या होता है? लाना। ठीक है, निर्यात करने का मतलब यहाँ से भेजना होता है। ठीक है, तो वो आयात करते थे। अब आगे देखो, हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, तांबा का आयात कहाँ से करते थे?
राजस्थान से करते थे। तो ध्यान ये रखना है कि तांबा कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे आयात किया जाता था। तो कहाँ से, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, ऐसा ये ध्यान रखना है। कहाँ से, राजस्थान और ओमान से। राजस्थान और ओमान से क्या मंगाया जाता था, तांबा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन क्या होता है, जब कांसा बनाने के लिए किस किस चीज को मिलाते हैं, तांबा और टीन को, ठीक है। कांसा बनाने के लिए कांसा किस किस चीज से मिलकर बनता है, टीन और तांबा से। कांसा कैसे बनाते हैं, टीन और तांबा के मिलाने से। कांसा जो है ना, क्या होता था कि टीन और तांबा के मिलाने से जो चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कांसा बोलेंगे। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे कि कांसा जो है बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाई जाती थी, धातु टीन मिलाई जाती थी। तो कांसा बनाने के लिए तांबा और इसमें क्या धातु मिलाया जाता था, टीन। और इस टीन का जो है आयात कहाँ से करते थे, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान। हाँ, ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे, टीन मंगाते थे। तो देखो कहाँ से तांबा कहाँ कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान और ओमान से। तांबा मंगाते थे राजस्थान और ओमान से। कांसा मंगाते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोने का आयात कहाँ से करते थे, मतलब सोना कहाँ से मंगाते थे, आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। जो बहुमूल्य पत्थर ये था, पत्थर था ना, मतलब बहुमूल्य पत्थर का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे पत्थर जो कि जिससे वो क्या करता होगा, मनका वगैरह बनाता होगा, जो अपने मतलब क्या बोलते हैं, गहने के तौर पे इस्तेमाल करता होगा सजाने की चीज़ों के लिए। तो वो बहुमूल्य पत्थर होते होंगे, वो कहाँ से मंगाते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से दूसरा क्या चीज़ मंगाया जाता था, टीन मंगाया जाता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ खास दिया हुआ, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर। यहाँ देखो, ये जो देख रहे हो, ये क्या है, एक खिलौना है, ठीक है। इसमें देखो पहिया लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये लोग पहिया वाला चीज़ का इस्तेमाल करता होगा, लाइक बैलगाड़ी सब कुछ का इस्तेमाल करता होगा, जिससे वो क्या करता होगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और एक तरफ ये क्या है, मुहर। ये मुहर पे देखो कितना अच्छा कारीगरी किया गया है ना। और ये कौन करता होगा, कोई विशेषज्ञ ही करता होगा जो जानता होगा, और हर कोई तो बना नहीं लेगा ये सब चीज़ें। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरा मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे, वो हम देख के बता सकते हैं। देखो, खिलौना उसी चीज़ का बना होता है जिस चीज़ का उस समय में उपयोग हो रहा हो, ठीक है। बिना क्या उपयोग का खिलौना बनाया जा सकता है, नहीं। तो इसका मतलब ऐसा ही गाड़ी होता होगा, वो लगता है ना बैलगाड़ी जैसे देखने में, तो उसका इस्तेमाल करते होंगे यातायात के लिए। यातायात मतलब जाने आने के लिए कहीं पे भी। और देखो, पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी, पिछले अध्याय में वाहन का बारे में नहीं पढ़े थे, पहिए वाले वाहन। बच्चों का खिलौना हल, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया बच्चा का खिलौना के लिए हल। ये हल सा डिजाइन का लगता है ना देखने में, यहाँ देखो है ना, नीचे इधर देखो नुकीला भाग है यहाँ पे ये। तो ये क्या था, बच्चों का खिलौना वाला हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ये प्रथा थी, मतलब ऐसा कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या पुरुष ही हल चलाते थे, ये बात का भी जानकारी नहीं है। तो पर अभी के समय में खासकर कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं हल चलाने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन व्यवस्था कैसा सिस्टम था उसका, भोजन का हम सो देखेंगे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ठीक है। अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, ये सब काम करते थे वो लोग। किसान और चरवाहा ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान देते थे, ठीक है। किसान ही देते होंगे, सही बात है। अब किसी को भी खाने के लिए क्यों, कौन देगा सामान, किसान ही देगा। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखो, हड़प्पा के लोग क्या क्या सब्जी उगाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि गेहूँ, जो एक मिनट रुक जाओ, ये काम करना छोड़ दे लगता है फिर से। तो क्या हो गया, वहाँ के लोग क्या करते थे, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। ये फसलें याद रखना। क्या करेंगे कि वहाँ पे जब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, उसमें जैसे तुम्हें दे देंगे ये सारी, और एक ऐसे फसल डाल देंगे जो कि नहीं उगाया जाता होगा, ठीक है। तो वो कहेंगे इनमें से कौन सा फसल हड़प्पा वासी नहीं उगाते थे, पहले इस सबका नाम तो याद रहे। इसलिए कौन सा, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और कपास की भी खेती करते थे, है ना।
अब देखो, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। मतलब जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, इसका मतलब जुताई ना के बराबर हुआ करता होगा हलों के सहारे, ठीक है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हल किसके बने होते थे? लकड़ी के। तो वो बचेंगे नहीं, बचेंगे क्योंकि उसे मिट्टी खत्म कर देगा। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। खिलौने क्या थे कि हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब देखो, खिलौना क्यों मिला है? क्योंकि खिलौना किससे बना होता था? पक्का मिट्टी का। तो पका हुआ मिट्टी तो टिकेगा ही लंबा समय तक। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में, जो सिंधु क्षेत्र था जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, उस क्षेत्र में बारिश कम होता था, तो इसलिए क्या है कि सिंचाई के लिए कोई ना कोई तरीका उन लोगों के पास होगा। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। संचय करना का मतलब इकट्ठा करना। पानी जब वर्षा हुई तो उसको कोई कुआं बना के इकट्ठा कर लेता, ठीक है, तो संचय किया जाता होगा। और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग, ये सब ध्यान रखना है, कौन सी फसल उगाते थे, कौन से जानवर पालते थे। बस्तियां के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, बस्तियों के आसपास। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। कैसे? बेर जैसे फल को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो देखो, कौन से फल? बैर, क्या खा मछलियाँ भी खाया करते थे, और हिरन जैसे जानवरों को भी खाया करते थे, शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कहाँ पे? कच्छ के इलाके में। कहाँ पे है ये? कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ इलाके में खदीर बेत के किनारे। कहाँ पे? खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा है, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ इलाके में। किसके साइड में? खदीर बेत के किनारे, ठीक है। क्या है? धौलावीरा नामक नगर। तो याद रखना, धौलावीरा कहाँ का साइट है, कौन सा राज्य का? धौलावीरा वर्तमान कौन से राज्य में है? गुजरात में है, ठीक है। कच्छ में, ठीक है, गुजरात के कच्छ में। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। कहाँ पे? धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभक्त थे। मतलब जहाँ हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है कितने भागों में विभक्त थे? दो भाग में। लेकिन वहीं पे हम बात करें, धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। तो याद रखना कि 3 भाग में बटा हुआ एक नगर का नाम बताओ, तो कौन सा हम बोलेंगे? धौलावीरा। देखो, जो चीज़ कुछ ही मिला है ना, उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। जो बहुत सारा मिला है वो तो आम बात है, ठीक है। तो इसलिए धौलावीरा कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में। धौलावीरा 3 भाग, आम नगर 2 भाग में बटे हुए थे। लेकिन ये कितने भाग में बटे थे? 3। इस हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब 4 दीवारी जो है किया गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, बड़े बड़े गेट जैसे बने हुए थे, ठीक है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मतलब कुछ खास अवसर पे जो कार्यक्रम होगा ना, सामाजिक कार्यक्रम, तो वो किया जाएगा, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े फील्ड भी हुआ करते थे बीच में, उस नगर के बीच में, ठीक है। और क्या कहता है, यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। मतलब पत्थर पे वो डिजाइन करके जो है ना बनाया गया था, बड़े बड़े अक्षर में, हड़प्पा लिपि। अब लेकिन हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, वो हम पहले पढ़ लिए हैं कि वो अभी तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें? लकड़ी में। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। मुहर पे तो पाए जाते थे, वहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ, लेकिन ये कुछ खास बात है कि ये लकड़ी पे भी पाया गया था। अब देखो, गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। तो गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो कि खंबात की खाड़ी में मिलने वाली कौन सी? साबरमती के एक उपनदी का किनारे बसा क्या है? लोथल। तो लोथल क्या है? एक साबरमती नदी है, उसका एक उपनदी है, उसी के किनारे बसा हुआ है लोथल। तो लोथल कहाँ पे? वर्तमान राज्य क्या है लोथल का? गुजरात। एक पढ़ लिए धौलावीरा, जो कि 3 भाग में बैठा हुआ था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोथल के बारे में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पे क्या होता था? कीमती पत्थर क्या था? आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों
पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा क्या था? पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर कीमती कीमती चीज़ें मिलती थी। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। क्या था? भंडार गृह भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से भी क्या मिला है? भंडार गृह मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुहरबंदी। ठीक है, या मुद्रांकन। मुहर और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। मुहर और मुद्रांकन ये सब क्या कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो ध्यान रखना कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? गुजरात में, वर्तमान में खंबात की खाड़ी में, जो कि साबरमती की एक उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ था। कौन? लोथल। लोथल कहाँ का साइट है? गुजरात का। और धोलावीरा गुजरात का। धोलावीरा 3 भाग में बटा हुआ था, खास बात। और लोथल में क्या मिलता था? खासकर कीमती 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 पत्थर मिलते थे यहाँ पे, जिसमें कि पत्थर, शंख और धातु के बने चीज़ें बहुत ही आम है। अब यहाँ देखो, लोथल का बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ मिला है? लोथल में। हाँ, ठीक है। और लोथल कहाँ का जगह है? गुजरात का। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ मिला है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह के बारे में बताया गया। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या होता होगा? वहाँ जो समुद्र के रास्ते जो आने वाली नाव होंगी ना, वो रुकती होंगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। मतलब यहाँ से सामान जो है ना, चढ़ाया उतारा कहीं ले जाने के लिए इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट के लिए वो लोग नौका का भी इस्तेमाल करते थे। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के लिए। जैसे कि हम लोग बैलगाड़ी वगैरह देखे तो वहाँ पे खिलौना बना हुआ था, पर यहाँ पे इस जगह को देख के लगता है ये क्या होगा? हड़प्पा का बंदरगाह होगा। तो इसका मतलब नाव को भी यातायात के लिए वो लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब देखो, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। अब देखो, मनके बनाने का काम का मतलब क्या होगा? मनका बनाने का फैक्ट्री, है ना? तो एक इमारत मिली है जहाँ सब मनके बनाने का काम होता होगा। ये कहाँ की बात है? लोथल की। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके। ठीक है, पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। अधबने मतलब थोड़े बहुत जो तैयार था मनका ना, ऐसा भी मिला है। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये सब से देख के क्या लगता है कि मनके बनाने की फैक्ट्री हुआ करती होंगी यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ ये कहाँ की हम बात कर रहे थे? लोथल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हाँ, तो गुजरात का है, तो लोथल में। ठीक है, अब देखो, मुद्रा यानी कि मुहर, जो मुद्रा वहाँ चलती है ना, मुहर, वो। और मुद्रांकन या मुहरबंदी मतलब उस पर की गई काम। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। देखो, मुहर जो है, इसका प्रयोग, मुहर जो था मतलब वो कुछ टाइप का मुहर लगाता होगा, तो वो किसके लिए? वो सामान से बना हुआ कोई थैला है ना, बोरा वोरा में भर के रखता होगा, उस पर मुहर ठप्पा लगाने के लिए करता होगा, जिन्हें क्या करना? एक जगह दूसरी जगह भेजना है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर की छाप को क्या कहते थे? मुहरबंदी। ये क्या करते थे कि उस जैसे कोई बोरा में सामान डाल दिया, उसके बाद कच्ची मिट्टी लगा दिया, उसके बाद मुहर लगा दिया, तो उससे क्या होता है? प्रॉपर डिजाइन बन जाएगा। अगर कोई उसको खोलता है तो फिर उसे वैसा नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा? सुरक्षा में सहायता मिलता होगा। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब देखो, आखिर 4700 साल पहले जब लोग इतने ज़्यादा उन्नत थे, तो एक बार अचानक से क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है। क्या होता है? खत्म हो जाता है। सारे लोग गायब हो जाते हैं, सारी बस्तियाँ समाप्त हो जाती है। आखिर क्या हुआ होगा जो कि सब कुछ खत्म हो गया, जो कि ये सब ज़मीन के नीचे चले गए? कुछ तो रीजन रहा होगा, तो वही कहता है कि उसका कुछ रहस्य हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कितना साल पहले का बात है? 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जो लिखने का कला था, ये लोग क्या करते थे? मुहर पे लिखे होते थे। लेखन का कला, मुहर पे और बाटों का प्रयोग, ये सब क्या हो गया? बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। वो सब जो दूर दूर से माल आते थे ना, वो सब क्या हुआ? अचानक से कम हो गए। लेखन, मुहर, ये सब प्रयोग बंद। दूर दूर से कच्चा माल आना काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे।
जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तब क्या हो गया कि मतलब सब कुछ ये सब का ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, झोपड़ी बनाने लगा लोग सब रोड पे ही, सारे नाले जाम हो चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब क्या हो गया, ये लगता है ना विनाश हो गया है, कुछ विनाश हुआ होगा। अब क्या विनाश हुआ होगा ये देखते हैं। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। ये सब हुआ कैसे, ये बात पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। देखो क्या होगा, अब देखो विद्वान लोग अपना अपना राय देते हैं इन बातों पे। क्या कहते हैं, कुछ क्या मानते हैं कि नदी सूख गई, कुछ क्या कहते हैं जंगल का विनाश हो गया था, इस कारण से हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरतें पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास होने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अब देखो ये होगा तो किसी एक एरिया में होगा। अब पूरे जितने पूरे सभ्यता थे, पूरे सारे सारे सभ्यता पूरे खत्म ही हो गए। उतनी बड़ी सभ्यता थी वो पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया। लगता है कहानी जैसा सुन के, पर ये कहानी नहीं थी, ये सच्चाई थी उस समय की। ये चीज़ें हमें ज़मीन खुदाई करते समय मिलता है, इसका पुरातत्व हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें इससे हमें क्या समझ आता है कि ये सब बात सही था, पर अचानक से ये सब खत्म कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आती है किसी को। सबके अपने अपने राय हैं इस पर ये बात प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्यों खत्म हुआ होगा, ठीक है। हो कैसे गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। वहाँ से क्या किए, सब वहाँ से भाग गए, किधर चले गए, दक्षिण के, पूरब और दक्षिण की तरफ आ गए। और वहाँ पे क्या करते हैं, पूरब दक्षिण के इलाके में आ गए और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। ये लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। फिर उसके कितने साल के बाद, 1400 इसके साल लगभग बाद। 1400 साल के बाद, मतलब जब वो ये जो बात हम किए थे 3900 साल पहले का बात किए थे कि वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है 3900 साल पहले। और उसके बाद 1400 साल और बीता, उसके बाद क्या हुआ, एक नया नगर विकसित हुआ। सोचो कितना ज़्यादा ये लोग पीछे चला गया होगा, क्या ऐसा हो गया होगा कि सब कुछ खत्म हो गया होगा। ऐसा हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया होगा, बहुत पानी भर गया होगा इलाके में, सब डूब गया होगा, सब मर गया होगा, कुछ लोग बच गए होंगे। पर ये भी पॉसिबल कैसे है, क्योंकि कुछ लोग कैसे ही बच सकेंगे, अगर मरे होंगे सारे मर जाते। तो इसलिए ये बात का कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब 1400 साल के बाद जो नया नगर बना ना, अब उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, 5 और 8 नंबर अध्याय में। अभी हम जो है उससे भी पहले का जो 4700 साल पहले वाला था, ये वाला हम 3900 साल पहले का जो था उसके बारे में हम पढ़ लिए। देखो 39 में से अगर हम ये क्या कहते हैं 1400 घटा मतलब माइनस कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कब का पास पहुंच जाएंगे, लगभग 2500 साल के आसपास में, जबकि कहाँ पे, गंगा के क्षेत्र में बस्तियां आ गई होंगी। मतलब अध्याय 5 और 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो गंगा के तरफ जो बस्तियां बसी हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। अब अन्यत्र, अब इसका देखिए अन्यत्र में क्या सिखाया गया है। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। किस जगह ढूंढने बोल रहा है, मिस्र में, मिस्र को। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यहाँ पे नील नदी के जो आसपास के इलाके हैं ना, इसको छोड़ के मिस्र का जो अधिकांश भाग कैसा है, रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होता है, वो एकदम बालू जैसा बना हुआ एरिया जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हो ये रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी, ठीक है। ये सब लाने के लिए कितना दिन पहले का बात है, ये 5000 साल पहले का बात है। कि किस चीज़ के लिए, सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को क्या करते थे, दूर दूर तक भेजते थे। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड्स के नाम से जाना जाता था। पिरामिड किसने बनवाया, मिस्र के शासकों ने, ठीक है। बड़े बड़े इमारत जो बनवाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, पिरामिड। जैसे यहाँ देख रहे हो ये डिजाइन वाला, ये पिरामिड है, ठीक है। इसमें लकड़ी सब क्या करते थे, बहुत दूर दूर से मंगवाते थे अपने सेनाएं भेज भेज के। राजाओं को के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। क्या करते थे, ये जो पिरामिड बनाते थे ना राजा लोग अपने सारे खर्चे करके, तो उसके क्या करते थे, उसके शवों को, उसके मरने के बाद उनके शव जो होते थे ना उसके, उसे इसी पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रख दिया जाता था, ठीक है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मम्मी।
मम्मी क्या होता है, इन शवों को कहते हैं। क्यों, कौन से शव के, जो कि पिरामिड में रखे हुए हैं राजाओं के जो शव है ना, उसे वो क्या करते थे, एक कपड़े में लपेट देते थे पूरे, ठीक है, उसको ऐसे रख देते थे, उसको क्या बोलते थे लोग, मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, मतलब सब जो दफनाए दफनाए उसके साथ साथ और भी चीज़ें दफना दी जाती थी। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। मतलब देखो, जब भी यहाँ पे मतलब ये जिस राजा को दफनाया जाता था ना, उसके साथ साथ खाद्यान्न मतलब खाने के सामान, पेय यानी पीने के लिए कुछ चीज़ें, और वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र मतलब बजाने के कुछ यंत्र जो कि उसको पसंद होता होगा उस प्रॉपर राजा को, और हथियार और जानवर शामिल थे। ये सब चीज़ों को क्या करते थे, राजा के साथ दफना दिया जाता था, राजा के सब के साथ। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, मतलब उसका सेवक और राजा मरा तो उसके साथ जो उसका देखभाल करने वाला सेवक सेविका होगा ना, उसका नौकर, उसको भी दफना दिया जाएगा। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब देखो, दफनाने का जो परंपरा है को देखते हुए इसमें सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता था, मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चे किए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होंगी? बिल्कुल नहीं पड़ती होंगी, मरने के बाद किसी को किसी की जरूरत कैसे पड़ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें देखो इस चैप्टर में उपयोगी शब्द क्या क्या हम सीखे। नगर क्या होता है, कोई एक शहर, ठीक है। और नगर दुर्ग क्या था, नगर दुर्ग क्या था, कौन से साइड के इलाके को नगर दुर्ग बोलते थे, सोच के बताओ। देखो, कोई भी हड़प्पा नगर दो साइड, दो तरफ में बटा होता है, एक पूर्वी नगर, एक पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर को क्या कहते हैं, नगर दुर्ग, और पूर्वी नगर को क्या कहते हैं, निचला नगर, क्योंकि ये नीचे वाले हिस्से में बना हुआ था। ठीक है। और शासक कौन, जो शासन चलाए। लिपिक कौन थे, जो मुहरों पे क्या करे, कुछ नक्काशी करे। और मुहर जो कि इस्तेमाल किया जाता था ठप्पा लगाने के लिए, या फिर उसके वो अलग अलग तरह के इस्तेमाल करते थे। शिल्पकार जो कि शिल्पकारी का कार्य करते होंगे। धातु तो समझते ही हो। विशेषज्ञ जो कि किसी चीज़ का अच्छी जानकार हो, ठीक है। और कच्चा माल जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करें, कुछ अच्छी नई चीज़ें बनाए। हल, हल क्या होता है, इसे खेत की जुताई की जाती है। और ये और सिंचाई मतलब खेत में जो पानी देते हैं ना, वो सिंचाई की परंपरा, ठीक है। तो सिंचाई होती है। अब इधर क्वेश्चन है, ये खुद देख लेना, कर लेना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, अब यहाँ कुछ नई महत्वपूर्ण तिथि दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले हुई। मेहरगढ़ में जो है कि कपास की खेती कब हुई, लगभग 7,000 साल पहले हुई थी। और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। पहला नगर कब था, 4700 साल। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, ये कब नगर का अंत का शुरुआत कब हुआ, 3900 साल पहले। 4700 साल पहले ये शहर था, लेकिन 3900 के आसपास में क्या हुआ, इस शहर की समाप्ति होना स्टार्ट हो गया था, मतलब खत्म होने लगा था धीरे धीरे शहर। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। मतलब यहाँ से 3900 साल पहले से लेके 2500 साल पहले तक लोग कैसे रहे, नगर में नहीं रहे, वो ऐसे ही झोपड़ी बना बना के इस तरह से अपना जीवन व्यतीत किए, ठीक है। और पहला नगर कब था, आज से 4700 साल पहले था, ठीक है। तो ये कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर है अध्याय 4, ये है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, मतलब किताब और कब्र को देख के हमें क्या समझ में आता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है।